24 दिसंबर 1999, क्रिसमस की पूर्व संध्या। काठमांडू का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। शाम के करीब 5 बजे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-8 एक 4 रनवे पर दौड़ रही है। 176 यात्री, 15 क्रू मेंबर, सबके चेहरों पर त्योहार का उत्साह। कोई घर लौट रहा है, कोई किसी से मिलने जा रहा है। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 7 दिन उनकी जिंदगी की सबसे भयावह स्मृति बनने वाले हैं। लेकिन इस कहानी में सिर्फ उन 176 यात्रियों की जान दांव पर नहीं थी। इस कहानी में कुछ और भी था, कुछ जो कैमरों से दूर था, जो सरकारी फाइलों में बंद था, जो उस वक्त देश को नहीं पता चला और शायद आज भी पूरी तरह नहीं पता। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की सबसे खुफिया जासूसी एजेंसी, एयर PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ये दोनों उन 7 दिनों में क्या कर रहे थे, उनके बीच क्या हो रहा था, और वो देरी, वो गुप्त देरी जिसने भारत को एक ऐसे खतरे के मुहाने पर ला खड़ा किया था जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा। यही सवाल है, और इसका जवाब जब आप जानेंगे तो शायद आप सोचते रह जाएंगे। फ्लाइट IC-8 एक 4 उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद जब वो नेपाल की पहाड़ियां छोड़कर भारत की सीमा में दाखिल हुई, तभी हुआ। 5 लोग खड़े हो गए। उनके हाथों में थे चाकू, रस्सियां और कुछ चीजें जो विस्फोटक लग रही थीं। उन्होंने चिल्लाते हुए कॉकपिट का दरवाजा पीटा। पायलट देवी शरण, एक अनुभवी, शांत और साहसी कैप्टन, समझ गए कि ये खेल अब उनके हाथ में नहीं है। हाईजैकर्स ने मांग की अफगानिस्तान, लेकिन पहले पहले भारत में लैंडिंग की कोशिश होनी थी। अमृतसर, यहीं पर इस पूरी कहानी की पहली और सबसे बड़ी गलती हुई। या शायद वो गलती नहीं थी, शायद वो एक ऐसा फैसला था जो किसी ने लिया ही नहीं। फ्लाइट IC-814 अमृतसर के हवाई अड्डे पर उतरी रात के करीब 8 बजे। ईंधन खत्म हो रहा था। यह मौका था, शायद एकमात्र मौका। NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडो तैयार थे। वो वहां पहुंच भी सकते थे, पर उन्हें आदेश नहीं मिला। फ्लाइट करीब 45 मिनट रनवे पर रही और फिर उड़ गई। क्यों? यही वो सवाल है जो आज भी हवा में लटका है। रॉ के ऑपरेशन रूम में उस रात हड़कंप था। भारत की खुफिया एजेंसियां हाईजैक की खबर से पहले ही अंधेरे में थीं। खुफिया विफलता इतनी गहरी थी कि 5 हाईजैकर, जो पाकिस्तानी नागरिक थे और जिनके तार सीधे हरकत उल मुजाहिदीन से जुड़े थे, वो बिना किसी रोक टोक के काठमांडू से भारत की एक फ्लाइट में चढ़ गए। लेकिन एक बात और थी, रॉ के पास कुछ पहले से मिली थी, एक चेतावनी, एक इनपुट जो कहती थी कि इंडियन एयरलाइंस की कोई फ्लाइट खतरे में हो सकती है। यह इनपुट काठमांडू की घटना से कुछ हफ्ते पहले का था। क्या इस इनपुट को गंभीरता से लिया गया? क्या इसे PMO तक पहुंचाया गया? और अगर पहुंचाया गया तो फिर वो 45 मिनट अमृतसर में क्यों बर्बाद हुए? यह सवाल उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। भारत की खुफिया मशीनरी में उस दौर में एक बड़ी खामी थी, जानकारी का प्रवाह। रॉ दिल्ली को रिपोर्ट करती थी, लेकिन वो रिपोर्ट कहां जाती थी? कितने टेबलों से गुजरती थी? कितने लोगों की दस्तखत का इंतजार करती थी? अमृतसर में उस रात जब कमांडो तैयार थे, जब विमान जमीन पर था, जब ईंधन भरवाने की मांग आ रही थी, तब दिल्ली में एक घातक चुप्पी थी। PMO को फोन किया गया, पर फैसला नहीं हुआ। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को देखा, राज्य सरकार ने केंद्र को देखा, NSG ने ऊपर से आदेश का इंतजार किया और विमान उड़ गया। लाहौर, दुबई, कंधार। IC-8 एक 4 का सफर 3 देशों से होता हुआ कंधार पहुंचा, अफगानिस्तान में, जहां उस वक्त तालिबान का राज्य था। यह वो जगह थी जो भारत की पहुंच से बाहर थी, जहां कोई कूटनीतिक संबंध नहीं थे, जहां भारत का कोई दूतावास नहीं था, जहां तालिबान खुद एक ऐसी ताकत थी जिसके बारे में दुनिया को पूरा अंदाजा नहीं था। और यहां रॉ की भूमिका पूरी तरह बदल गई। अब खेल खुफिया नहीं रहा, अब यह कूटनीति थी, और उस कूटनीति में भारत बिल्कुल अकेला था। भारत सरकार ने अजीत डोवाल को, जो उस वक्त IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक शीर्ष अधिकारी थे, वार्ताकार के रूप में कंधार भेजा। साथ में विदेश मंत्रालय के C विवेक काटजू। लेकिन इन दोनों के जाने से पहले दिल्ली में जो बातचीत हो रही थी, जो फैसले हो रहे थे, जो जानकारी रॉ से PMO तक और PMO से कैबिनेट तक जा रही थी,
उसमें एक और देरी हुई। हाईजैकर्स की मांग थी, 3 खूंखार आतंकवादियों को रिहा करो। मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद झरगर, उमर शेख, ये 3 नाम, ये 3 रिहाइयां। और इनके बाद क्या हुआ वो इतिहास है, लेकिन उस वक्त दिल्ली में जो डिबेट चल रही थी वो आम जनता को नहीं पता थी। रॉ के तत्कालीन प्रमुख एएस डुलत, जिन्होंने बाद में अपनी किताब में इस दौर के बारे में लिखा है, उनका कहना था कि खुफिया एजेंसियों के पास पूरी तस्वीर थी, लेकिन उस तस्वीर को जोड़ने का काम नहीं हुआ। और यही सबसे डरावनी बात है। जब जानकारी होती है लेकिन उसे समझने की, उसे सही जगह पहुंचाने की और उस पर तत्काल फैसला लेने की व्यवस्था नहीं होती, तो जानकारी होना और न होना एक बराबर हो जाता है। कंधार में अजीत डोवाल और उनकी टीम तालिबान के साथ बातचीत कर रही थी। तालिबान के विदेश मंत्री वकील अहमद मुत्तवकिल से बैठकें हो रही थीं। यात्रियों को खाना मिल रहा था या नहीं, यह भी अनिश्चित था। बच्चे थे, बीमार लोग थे, एक गर्भवती महिला थी और दिल्ली में कैबिनेट समिति की बैठकें हो रही थीं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्थिति पर नजर रख रहे थे, लेकिन यात्रियों की रिहाई के लिए आतंकवादियों को छोड़ने का फैसला, वो फैसला कितना आसान था। हर घंटे के साथ दबाव बढ़ रहा था। यात्रियों के परिवार दिल्ली की सड़कों पर थे, मीडिया हर अपडेट पर था और हाईजैकर्स वो धीरज से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था वक्त उनके साथ है। अब वो बात जो शायद सबसे कम लोगों को पता है, कंधार में जो हो रहा था वो सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, यह एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा था। हाईजैकर्स ने बाद में खुलासा किया और खुफिया रिपोर्टों में भी यह सामने आया कि यह पूरा ऑपरेशन आईएसआई, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, की मदद से योजनाबद्ध था। मसूद अजहर को आजाद करना यही असली मकसद था और वो मकसद पूरा हुआ। मसूद अजहर जब रिहा हुआ तो उसने पाकिस्तान पहुंचते ही जैश ए मोहम्मद की स्थापना की और अगले कुछ वर्षों में संसद पर हमला, पठानकोट, उरी, पुलवामा, ये सब उस एक रिहाई की छाया में हुए। क्या रॉ को यह अंदाजा था? क्या पीएमओ को यह पता था कि मसूद अजहर को छोड़ना भविष्य में इतना महंगा पड़ेगा? यह वो सवाल है जिसका जवाब आज भी वर्गीकृत फाइलों में बंद है। लेकिन उस गुप्त देरी की बात करें जो अमृतसर में हुई। बाद के विश्लेषणों में, पूर्व एनएसजी अधिकारियों के बयानों में और पत्रकारों की खोजबीन में एक बात बार बार सामने आती है। उस रात अमृतसर में ऑपरेशन संभव था। विमान जमीन पर था, ईंधन भरा जा रहा था, हाईजैकर्स की स्थिति विमान के अंदर थी, एनएसजी कमांडो पास में थे, लेकिन आदेश नहीं आया। क्यों नहीं आया, यह सवाल उन लोगों ने भी पूछा जो उस रात वहां थे। एक कारण था, अनिश्चितता। विमान में विस्फोटक हैं या नहीं? हाईजैकर कितने हैं? उनके पास क्या हथियार हैं? ऑपरेशन अगर गलत हुआ तो? लेकिन दूसरा कारण था, और यह शायद ज्यादा असली था, निर्णय लेने की क्षमता का अभाव। एक व्यवस्था जहां हर बड़ा फैसला ऊपर से आना होता है, जहां जवाबदेही की डर में कोई भी पहल नहीं करता। और इसी व्यवस्थागत खामी ने, इस देरी ने उन 176 यात्रियों को 7 दिनों की कैद में धकेल दिया। कंधार में 7वां दिन आया। भारत ने फैसला कर लिया था। विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद तीनों आतंकवादियों को लेकर कंधार पहुंचे। यह फैसला जितना दर्दनाक था उतना ही जरूरी भी था, क्योंकि दूसरा रास्ता 176 जाने उससे कहीं ज्यादा भारी था। 31 दिसंबर 1999 को यात्री आजाद हुए। नए साल की पहली सुबह, जब दुनिया नए मिलेनियम का जश्न मना रही थी, भारत अपने नागरिकों को वापस लाने की कोशिश में जुटा था। यात्री आए, परिवार मिले, आंसू बहे। लेकिन कुछ और भी हुआ जो कैमरों में नहीं दिखा। 3 आतंकवादी आजाद हुए। मसूद अजहर, जो बाद में दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में से एक का संस्थापक बना। उमर शेख, जो बाद में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या का दोषी पाया गया। और मुश्ताक अहमद झरगर, जो कश्मीर घाटी में फिर सक्रिय हो गया। ये 3 रिहाइयां, इनका असर अगले 2 दशकों में भारत और दुनिया ने महसूस किया। और वो रॉ की चेतावनी, जो शायद पहले आई थी, वो अनसुनी रही या उस पर देर से ध्यान गया।
ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। IC 814 हाईजैक एक घटना नहीं था, ये एक परीक्षण था। भारत की खुफिया व्यवस्था का परीक्षण, भारत की निर्णय क्षमता का परीक्षण और भारत की उस ताकत का परीक्षण जो संकट के वक्त काम आनी चाहिए थी। उस परीक्षण में कुछ लोग वीर निकले, देवी शरण जैसे पायलट जिन्होंने 7 दिनों तक यात्रियों को बचाए रखा, अजीत डोवाल जैसे अधिकारी जिन्होंने तालिबान से बात की, वो क्रू मेंबर जिन्होंने यात्रियों को हिम्मत दी। लेकिन व्यवस्था ने वो नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। अमृतसर में 45 मिनट बर्बाद हुए और उन 45 मिनटों ने साबित कर दिया कि भारत के पास संकट प्रबंधन का कोई स्पष्ट प्रोटोकॉल नहीं था, कोई स्पष्ट कमांड स्ट्रक्चर नहीं था। और जब रॉ और PMO के बीच जानकारी का प्रवाह रुका तो उस रुकावट की कीमत पूरे देश ने चुकाई। इस घटना के बाद भारत ने कई सुधार किए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को मजबूत किया गया, काउंटर टेररिज्म के लिए नए प्रोटोकॉल बने, हाईजैक की स्थिति में स्पष्ट निर्देश तैयार हुए कि कब, कैसे और किसके आदेश पर ऑपरेशन होगा। लेकिन जो हो चुका था वो हो चुका था। 3 आतंकवादी आजाद थे और उनमें से एक, मसूद अजहर, ने अगले दशकों में जो तबाही मचाई उसकी कीमत उन लोगों ने चुकाई जिनका IC 814 से कोई लेना देना नहीं था। जब आप किसी हवाई अड्डे पर खड़े होते हैं, जब बोर्डिंग का ऐलान होता है, जब आप सीट पर बैठते हैं और बेल्ट बांधते हैं, तब शायद आपके मन में यह ख्याल नहीं आता, लेकिन उन 176 लोगों के मन में जो 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली जा रहे थे भी नहीं आया था। और जो उनके साथ हुआ वो सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, वो उस व्यवस्था की कहानी है जो उन्हें बचा सकती थी। वो उन फैसलों की कहानी है जो नहीं हुए, वो उस देरी की कहानी है जो शायद किसी को नजर नहीं आई, पर जिसकी छाया आज भी मौजूद है। IC 814 की वो उड़ान, वो 31 दिसंबर को खत्म हुई, लेकिन उसके सवाल वो आज भी उड़ रहे हैं।